नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़ में। बहुत से बच्चों की डिमांड आई थी कि भी साइंस की क्लास अपलोड करें, तो आज हम जो आपका नया सेशन शुरू कर रहे हैं वो साइंस का कर रहे हैं। और साइंस हम शुरू कर रहे हैं वो बायोलॉजी कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका साइंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो हम आज जो क्लास डालेंगे, आज का जो सेशन शुरू कर रहे हैं वो हम बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं। 3 से 4 दिन के बाद हम केमिस्ट्री की कुछ क्लासें डालेंगे, उसके बाद हम आपको क्या कराएंगे, फिजिक्स भी करवाएंगे। तो आप अपना प्यार इसी तरह बना के रखिए हमारे साथ। तो हम पूरा का पूरा कंटेंट एक अच्छे लेवल का हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नोट्स भी हम साथ के साथ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लिखना कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। साइंस इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। कई बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं, साइंस के अंदर ये नहीं आता वो नहीं आता, कुछ नहीं है। बिल्कुल आराम से आपको समझनी है चीजें। नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना, आपको हैंड रिटन नोट्स में आपको खुद प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप अपना दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, बाकी टेंशन केवी क्लासेस सरदुलगढ़ के नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो आज हम शुरू कर रहे हैं, ये आपका शुरू कर रहे हैं जी बायोलॉजी। थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ बायोलॉजी के बारे में, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। कि जो बायोलॉजी शब्द है ये किस भाषा का है, तो आंसर आएगा आपका कि ये आपका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है बायोलॉजी। तो देखो भी बायो का मीनिंग क्या होता है, इसको दो भागों में हमने तोड़ दिया, बायो प्लस लोगोस। ध्यान से समझना बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें, बस समझने में आप देरी कर देते हो। एक बार की छोड़ दिया, नोट्स के अंदर लगे रहोगे, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आप ध्यान से क्लास को देखते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा। जीरो से शुरू करेंगे और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा तो कोई भी बुक को क्वेश्चन लगा के देखना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। मैंने अभी बताया कि बायोलॉजी के बारे में बेसिक बात बता देता हूँ मैं। जो बायोलॉजी शब्द आपका ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, जिसको हमने तोड़ दिया बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब होता है लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित वस्तुओं का जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस है, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, 2 भागों में इसको हमने बांट दिया, तोड़ दिया। एक है जूलॉजी, एक है आपकी जूलॉजी, और एक है आपका बॉटनी। ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने क्या कहा कि जो बायो है, बायो को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी के अंदर क्या आएगा, जूलॉजी के अंदर आपके सारे के सारे एनिमल्स आएंगे। जूलॉजी के अंदर सारे के सारे क्या आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। और इस बॉटनी के अंदर सारे के सारे आपके क्या आएंगे, प्लांट्स आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे। तो हम सारे चैप्टर करेंगे एक एक करके आराम से। पहले मैं आपको कवर करवाऊंगा जूलॉजी, और उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, बॉटनी शुरू करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं बॉटनी से। अब देखो भाई, जूलॉजी में जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने जो सबसे अच्छा काम किया है वो किया आपका एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या किया कि जूलॉजी पे एक बुक्स लिखी थी, पूरी की पूरी बुक्स, और 550 से अधिक प्रजातियां एनिमल्स की उस बुक के अंदर है। तो उस बुक्स का नाम क्या है आपका, उस बुक्स का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ध्यान से समझना, 2 ब्रांच आपकी बायोलॉजी की, एक जूलॉजी है, एक बॉटनी है। इस जूलॉजी के बारे में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। और इस बॉटनी के अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा काम जूलॉजी में किया उस व्यक्ति का नाम था एरिस्टोटल। हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। इसने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक के अंदर क्या थी, अलग अलग प्रजातियों के बारे में लिखा हुआ था, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया।
तो जूलॉजी के फादर कौन होंगे आपके? जूलॉजी के फादर होंगे वो है आपके एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। और बायोलॉजी के भी फादर कौन है आपके? एरिस्टोटल। कंफ्यूज मत होना, आपसे पूछे फादर ऑफ बायोलॉजी तो आंसर क्या दोगे? एरिस्टोटल दोगे। फादर ऑफ जूलॉजी तो भी क्या दोगे? एरिस्टोटल दोगे। बोटनी, बोटनी के ऊपर जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने काम किया है उसका नाम है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस एक व्यक्ति था, इसने बोटनी के ऊपर काम किया। इसने एक बुक लिखी थी और बुक भी इसी नेम से शुरू है, हिस्टोरी ऑफ कुछ करके है। तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे बताना कि थियोफ्रेटस ने कौन सी बुक लिखी जो किस पे? आपकी प्लांट्स पे है। थोड़ा सा मैंने आपको रिगार्डिंग कर दिया है बुक्स को भी, तो आप कमेंट बॉक्स में थियोफ्रेटस के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी थी वो कमेंट जरूर करें। तो आज मैंने थोड़ी सी बेसिक बात बता दी है, बायोलॉजी कहां से कुछ क्या शब्द था, कैसे बायोलॉजी किस शब्द से किस लैंग्वेज का वर्ड था, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी कितनी ब्रांच है, उस ब्रांच के फादर कौन है, उन्होंने क्या काम किया, उनकी बुक कौन सी थी। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं। तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अभी देखो बिल्कुल बेसिक समझेंगे हम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पाचन तंत्र। जो भी कुछ आपने खाया वो हमारे स्टमक के अंदर गया, उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के अंदर क्या क्या हमारे रिएक्शंस हुई, क्या क्या अभिक्रिया हमारे शरीर के अंदर हुई और कैसे हमारा भोजन डाइजेशन हुआ और कैसे उस भोजन से हमें एनर्जी मिली, ये सारी की सारी बात आप समझ पाओगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो हम देखते हुए डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइजेशन के बारे में। जो भी कुछ हमने खाया पिया है उसका डाइजेशन किस तरह हुआ है। अब देखो कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है या डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन की अगर आपको मैं सीधी भाषा में बता देता हूं डेफिनेशन तो सुनो कि भोजन के फूड के लार्ज पार्टिकल, फूड के लार्ज पार्टिकल with the help of enzyme convert into smallest particle। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है कि भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हुए हैं किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से। और किस में आ गए? छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ गए। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे डाइजेशन। क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे। या फिर ये कह सकते हो कि जो हमने भोजन किया है वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स फूड है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स फूड। वो सिमिलर फूड में आ गया, या फिर आप कह सकते हो इसको हमने क्या बना दिया? इजी फूड बना दिया। किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से। अब देखो भाई इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हमने जो बड़े बड़े पार्टिकल लिए हैं उनको छोटा करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको सभी को पता है कि हमें काम करने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं या कोई भी आप चल रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो उसको हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और वो एनर्जी हमारी कहां से आएगी? फूड से। कहां से आएगी? फूड से आएगी। तो वो एनर्जी हमें फूड से मिलेगी, बट जो एनर्जी है वो कहां से मिलेगी? हमें सेल से। और आपको सभी को पता है कि ये सबसे छोटी यूनिट है हमारे शरीर की सेल। तो इसके अंदर जो भोजन जाएगा वो कैसा होना चाहिए? इजी फूड होना चाहिए, छोटे छोटे पार्टिकल होना चाहिए, तभी तो वो सेल के अंदर जाएंगे। और सेल के अंदर जाएंगे तो इंटरनल रिस्पायरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, जिससे हम अपना क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, खेत के अंदर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है? आपका फूड। ऑक्सीजन की परसेंस के अंदर ये फूड ब्रेक डाउन होगा सेल के अंदर, और वहां से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। आपके सेल के अंदर पड़ेंगे। इसीलिए हमें इस बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर हमें क्या करना पड़ा है? तोड़ना पड़ा है। अब देखो कि हमने खाना खाया तो उस खाने के अंदर क्या क्या हम चीजें फूड के अंदर यूज कर रहे हैं। तो सबने सुना होगा विटामिन्स,
जो हम फूड्स खाते हैं उनके अंदर विटामिन होते हैं, वाटर होता है, पानी की मात्रा भी होती है, और उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं। इसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है, उसके अंदर हमारा प्रोटीन भी होता है, और इसी के अंदर हमारा क्या होता है, आपका फैट्स होता है। इसी को हम कहते हैं कंप्लीट फूड, बैलेंस डाइट बोलते हैं जिसको। ये सारी की सारी चीजें हमारे फूड में होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फूड। ये पहले से ही आपके टूटे हुए होते हैं, ब्रेक डाउन होते हुए सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, तो इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। तो डाइजेशन हम किन किन का कराएंगे जी? डाइजेशन हम कराएंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, डाइजेशन हम कराएंगे प्रोटीन्स का, डाइजेशन हम करवाएंगे फैट्स का। अगर ये पूरा का पूरा इनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हम क्लासें हैं 2 से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपलोड करने में टाइम बहुत लगता है, क्लास को 3 से 4 घंटे का ये आपका सिस्टम होएगा, तो हम इसके पार्ट करते हैं 40 से 45 1 घंटे की वीडियो हम अपलोड करेंगे। और ये शाम को 8 बजे आपको डेली साइंस की क्लास मिल जाएगी। अब आगे सुनो भी, हमने कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू होगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स है ये बड़े बड़े पार्टिकल है, ये छोटे छोटे पार्टिकल में चले जाएंगे, तो ये किस में चला जाएगा, ग्लूकोज में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ग्लूकोज में। और भी जो छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे तो वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म बन जाएगी जी, ग्लाइकोजन। कौन सी बन जाएगी, ग्लाइकोजन, याद रखना है। उसके बाद अगर प्रोटीन है, बड़े बड़े पार्टिकल है प्रोटीन्स के, हमने क्या कर दिया, छोटे पार्टिकल बना दिए, तो उसको नाम बन गया पेप्टोन्स। क्या बन चुका है जी, पेप्टोन्स। और बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए प्रोटीन को, उनको हम कहेंगे अमीनो एसिड। क्या कहेंगे जी, अमीनो एसिड। इसी तरह फैट्स का बड़े बड़े पार्टिकल्स टूटेंगे तो किस में आ जाएगा, वो फैटी एसिड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फैटी एसिड में आएगा, और फैटी एसिड से आगे किस में चला जाएगा, गिल्स रोल में चला जाएगा, गिल्स रोल में चला जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने, नोट्स में आपको खुद प्रोवाइड करवा दूंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने शुरू किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे फूड का हमें क्या करवाना है, डाइजेशन करवाना है। विटामिन्स का, मिनरल्स का और वाटर्स पहले डाइजेस्टिव फॉर्म में होता है, उनके डाइजेशन की हमें जरूरत नहीं होती। अब हम 3 चीजों की, 3 भोजन के अंदर इन 3 चीजों का हमें क्या करवाना है, डाइजेशन करवाना है। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा हेल्प एंजाइम में, एंजाइम के हेल्प से किस में चला जाएगा, ग्लूकोज में। फिर एंजाइम के हेल्प से लास्ट में किस में चला जाएगा, ग्लाइकोजन में। उसके बाद प्रोटीन है, एंजाइम के हेल्प से किस में टूट जाएगा, पेप्टोन से टूटेगा, और लास्ट में किस में चला जाएगा, अमीनो एसिड में चला जाएगा। इसी तरह जो आपका फैट्स है वो किस में चला जाएगा, फैटी एसिड में चला जाएगा, और लास्ट में किस में आ जाएगा, ग्लिसरॉल में आ जाएगा। यहाँ तक आएगा समझ। उसके बाद हम देखते हैं कि डाइजेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट है जहाँ पे हमारा फूड जाता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेते हैं। सबसे पहले देखो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर दिया, एलिमेंट्री कैनाल और यहाँ पे ग्लैंड्स हो जाएंगे। ग्लैंड्स जिनसे क्या सिक्रेशन होगा, आपका हार्मोन का सिक्रेशन होगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि ग्लैंड्स भी हमारे शरीर में 2 टाइप्स की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। उनका टॉपिक एक दिन हम अलग लेंगे। जो हम यहाँ पे ग्लैंड पढ़ चुके हैं वहां पे उसको नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले देखो भाई, एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है, लेंथ, वो होती है आपकी 9 मीटर। 9 मीटर या भी कह सकते हो 33 फीट। उसके बाद देखो एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आप खाना कहां से खाना शुरू करोगे, माउथ से। कहां से, माउथ से। माउथ के अंदर किन किन चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, माउथ के अंदर हमारे टीथ होते हैं, और माउथ के अंदर हमारे क्या होते हैं, आपके टंग होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और माउथ के अंदर हमारी ग्लैंड्स होती है जिसको आप डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हो, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी
ग्लैंड, इसके बारे में। उसके बाद जो हमारा भोजन है वो जाएगा फूड पाइप में। फूड पाइप, फूड पाइप को कहते हैं एसोफेगस। यहाँ कुछ नहीं होता, डाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता फूड पाइप के अंदर। ये क्या है कि माउथ से जो हमारा भोजन बोलस बन चुका है उसको कहां तक पहुंचा देगा, स्टमक तक पहुंच जाएगा। थर्ड नंबर पे जो भोजन जाता है हमारा वो जाता है स्टमक। उसके बाद जो भोजन है हमारा स्टमक के अंदर जो आपकी ग्लैंड्स होती है वो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। उसके बाद देखो, उसके बाद आएगा आपका भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप छोटे आंत बोलते हो। उसके बाद भोजन चला जाएगा जी आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहां चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। और लास्ट में जो आपका फूड पहुंचेगा वो पहुंच जाएगा एनस तक। कहां तक पहुंच जाएगा, एनस तक। और यहाँ पे भी दो ग्लैंड्स और प्रेजेंट होंगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके मिलेंगे। एक का नाम है लीवर और एक का नाम है पैंक्रियास। एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने दो पार्ट्स बना दिए, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक ग्लैंड्स वाला पोर्शन। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करती है? सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। स्टमक के अंदर हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, लीवर और पैनक्रियाज। इनसे एंजाइम निकलेंगे और उनसे हमारे जो भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में। अब ये एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ पूछी जाती है, कई बार पेपर में आपको 9 मीटर या फिर 33 फीट। तो भोजन सबसे पहले कहां जाता है हमारा, माउथ में। और माउथ के अंदर हमारी कितनी चीजें हैं, दो, एक टीथ है और एक टंग है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फूड पाइप, जिसको आप क्या कहते हो, एसोफेगस कहते हो। थर्ड नंबर पे कहां पे चला जाएगा, स्टमक में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में और एनस। यही वो ऑर्गन है जहां पे हमारा फूड पहुंचता है, बाकी किसी भी ऑर्गन के अंदर हमारा भोजन नहीं पहुंचता। तो हम चलो शुरू कर देते हैं अब डाइजेशन। डाइजेशन कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ, इसी को हम कहते हैं जी बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। इसी को हम कहते हैं जी ओरल कैविटी। क्या कहते हैं जी, ओरल कैविटी कहते हैं। इसी को हम कहेंगे चलो याद रखना, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। अब देखो इसी के अंदर हमारा फूड आएगा, इसी के अंदर हमारा क्या आएगा, फूड आएगा। अब याद रखना सबसे पहले जो डाइजेशन शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, तो आपको आंसर क्या करके आना है जी, माउथ। क्योंकि सबसे पहले हम 70% कार्बोहाइड्रेट 30% कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है, यहाँ पे डाइजेशन लगभग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में चला जाता है, ग्लूकोज में। वो आपको आगे बता दूंगा मैं। फिर डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, आंसर क्या हो जाएगा, बक्कल कैविटी के अंदर बोल सकते हो, ओरल कैविटी के अंदर बोल सकते हो, या फिर किसके अंदर बोल सकते हो, माउथ के अंदर बोल सकते हो। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी और माउथ कैविटी एक ही बात है, सारा ठीक है सी। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो डाइजेशन आपका शुरू होता है, जो कहां से होता है, शुरू माउथ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, टीथ के बारे में। और कल हमारी ये जो माउथ कैविटी ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रियाज और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, डाइजेशन फूड हमारा माउथ में आया है। माउथ को हम क्या बोल रहे हैं, माउथ कैविटी बोल रहे हैं, बक्कल कैविटी बोल रहे हैं, ओरल कैविटी बोल रहे हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन हमारा कहां से स्टार्ट होता है, तो आंसर क्या होगे, माउथ या माउथ कैविटी। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टीथ के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे हैं टीथ, जिसको आप क्या कहते हो, दांत कहते हैं, टीथ। देखिए
जो टीथ होते हैं ना, इसको भी हमने कितने डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया हमने टेम्परेरी टीथ। क्या नाम रख दिया जी? टेम्परेरी टीथ। और एक का नाम रख दिया हमने परमानेंट टीथ। यहां तक समझ आया? टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। अब जो टीथ की जो स्टडी होती है उस किसमें आएगा जी? स्टडी ऑफ टीथ, याद रखना। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। और जो डॉक्टर होते हैं टीथ को, क्या होते हैं आपके? डेंटिस्ट। क्या होते हैं? डेंटिस्ट। कौन होते हैं आपके? टीथ के डॉक्टर। जो हम स्टडी करते हैं टीथ के बारे में, वो किसके अंदर आता है? आपका ओडोंटोलॉजी के अंदर आएगा। हमने टीथ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जी? हमने टीथ को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक को बोल दिया हमने टेम्परेरी टीथ और एक को बोल दिया हमने परमानेंट टीथ। अब जब हम बच्चा, कोई भी बच्चा बेबी होता है, जब उसको पहली बार दांत आते हैं, पहली बार दांत आने के बाद 7 से 8 साल होएगा बच्चा, तब उसके वो दांत गिरने शुरू हो जाएंगे और उसकी जगह नए दांत आ जाएंगे। तो जो बेबी के टीथ होते हैं वो होते हैं आपके टेम्परेरी टीथ। और 7 से 8 साल की आयु के बाद जो दांत आते हैं वो क्या आते हैं? आपके परमानेंट टीथ होते हैं। उसके बाद कोई अगर दांत आपका टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी नया टीथ आपका नहीं आता। फिर आपको क्या बनवाना पड़ेगा? डेंटिस्ट के पास जाओगे और अपना साइज देके वहां पे क्या बनवाना पड़ेगा? आर्टिफिशियल टीथ बनवाना पड़ेगा। और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि जो आर्टिफिशियल टीथ है वो किस चीज के बने होते हैं। आर्टिफिशियल टीथ होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो टेम्परेरी टीथ के बारे में बात करते हैं कि जब बेबी होता है तो उसके जो पहली बार दांत आते हैं वो आपके क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। कौन से होते हैं? टेम्परेरी। और उसके बाद कौन से दांत आएंगे? परमानेंट आएंगे। तो हमारे जीवन में हमारे जो दांत है, टीथ है, वो कितनी बार आते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार। क्या आ जाएगा? 2 बार। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन टेम्परेरी टीथ का नंबर्स कितना था। जब हम छोटे थे तो जो हमारे टेम्परेरी टीथ आते हैं, इसी को हम क्या देते हैं? मिल्क टीथ। याद रखना, इसको क्या बोल देते हो आप? मिल्क टीथ, दूध के दांत। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 20। कितनी होती है? 20 दांत आए होंगे किसी बेबी के, और फिर वो एक एक करके सारे के सारे क्या होने चुके? ब्रेक टूटने लगे और उनकी जगह न्यू टीथ आए। उनके बाद संख्या क्या हो चुकी थी? बढ़ चुकी थी। तो परमानेंट की संख्या टेम्परेरी टीथ से थोड़ी ज्यादा होती है, वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि हम पढ़ रहे हैं टेम्परेरी टीथ के बारे में। तो सबसे पहले देखना, टेम्परेरी टीथ तो मैंने देख ली, अभी 2 बार आई थी, एक टेम्परेरी था और एक परमानेंट था। लेकिन जब हमारे माउथ के अंदर देखेंगे तो हमारे 4 तरह के दांत दिखाई देंगे। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे टीथ है वो हमारे माउथ के अंदर कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के हैं। जो पहला है वो होता है आपका इंसिसर्स। कौन सा होता है जी? इंसिसर्स होता है। एक जो दूसरा दांत होता है वो होता है कनाइन। क्या होता है? कनाइन। थर्ड नंबर पे आता है, उसको कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर कहते हैं। और चौथे नंबर पे आएगा, उसको कहेंगे मोलर। क्या कहेंगे? मोलर। हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? टेम्परेरी टीथ की। टेम्परेरी टीथ की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना कि 2 जाल होते हैं, जबड़े होते हैं हमारे, एक ऊपर का और एक नीचे का। वे 2 जाल हमारे, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब ऊपर वाला जबड़ा होता है उसको कहते हैं मैक्सिलरी जाल। ऊपर के जबड़े को क्या कहते हैं? मैक्सिलरी जाल। और नीचे वाले जबड़े का नाम होता है आपका मैंडिबल जाल। क्या होता है जी? मैंडिबल जाल। इस टेम्परेरी टीथ के अंदर 10 टीथ हमारे ऊपर होते हैं और 10 टीथ हमारे क्या होते हैं? नीचे होते हैं। और टोटल इनकी संख्या कितनी होती है जी? टोटल इनकी संख्या होती है 20। क्या होती है? 20। अब याद रखना कि 4 जो टीथ होते हैं ऐसे, जो सबसे पहले दिखाई देंगे, और 4 वो होंगे आपके नीचे। 4 क्या होंगे? आपके नीचे हो जाएंगे। तो ये आपके कौन से हैं?
इंसिशन। कौन से है? इंसिशन। एक इसके बाद ऐसे तिरछा दांत होगा इस साइड और एक इस साइड होगा, ये वाला। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको नाम दे देंगे जी हम कनाइन। ये कौन से है जी? ये है आपके कनाइन। देखिए बिल्कुल नुकीले दांत होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कनाइन। दो यहाँ पे होते हैं ऐसे। ये मैं टेम्परेरी टीथ की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर संख्या कितनी होगी? ये मोलर है आपके, मोलर, मोलर। ये कनाइन, कनाइन। ये इंसिसर्स, कनाइन, कनाइन, मोलर, मोलर, मोलर और मोलर। तो मोलर्स की संख्या कितनी है नीचे? 4, और 4 यहाँ की क्या है? ऊपर। 4 ही हमारे इंसिसर्स होते हैं ऊपर और 4 ही हमारे नीचे होते हैं। 2 कनाइन होते हैं ऊपर और 2 नीचे क्या होते हैं? कनाइन होते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी हो चुकी है जी? 10 ऊपर है और 10 नीचे। किसके अंदर है? ये टेम्परेरी टीथ के अंदर है, टेम्परेरी टीथ के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिलक टीथ बोलो चाहे आप टेम्परेरी टीथ बोलो, डेंटल फार्मूला ऑफ मिलक टीथ या डेंटल फार्मूला ऑफ टेम्परेरी टीथ। तो हमें कुछ नहीं करना, एक जा ले लो, चाहे ऊपर का ले लो चाहे नीचे का ले लो, उसको हमने कितने भागों में बांट देना है? 2 डिवाइड्स पार्ट्स में बांट देना है। तो देखो भाई यहाँ पे कितने इंसिसर्स बच गए हमारे? 2। कनाइन कितना है? 1। परिमोलर कितने हैं? है ही नहीं, परिमोलर तो आए नहीं, 0। और मोलर कितने हैं? 2। सेम यहाँ लिख दो इसमें, क्योंकि इतने में कनाइन इंसिसर्स कितने हैं? 2। मोलर कितने हैं? 2। परिमोलर आए नहीं, कनाइन कितने हैं? 1। तो आपका डेंटल फार्मूला क्या बना? किसका? मिलक टीथ का 2102, 2102। याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेंटल फार्मूला ऑफ मिलक टीथ और डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ। अभी मैं क्या करवा रहा हूँ कि टीथ है, टीथ की स्टडी को हमने क्या बताया? ओडोंटोलॉजी। और टीथ के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम डेंटिस्ट कहते हैं। अब जो टीथ है वो कितने तरह के होते हैं हमारे माउथ में? 4 तरह के, इंसिसर्स, कनाइन, परिमोलर और मोलर। हमने देखा कि 2 जार हमारे, एक ऊपर का है जी, एक नीचे का। ऊपर वाले को हमने क्या बोला? मैक्सिलरी जा, और नीचे वाले को हमने क्या बोल दिया? मैंडिबल जा। हमने देखे कि 4 इंसिसर्स ऊपर है और 4 नीचे, 2 कनाइन ऊपर है और 2 कनाइन नीचे, 4, 2 इस साइड मोलर है और 2 इस साइड मोलर है। इसी तरह नीचे 2 इस साइड मोलर रहेंगे और 2 इस साइड। ऊपर भी कितने हैं? 10 और नीचे भी कितने हैं? 10। तो टोटल नंबर पूछे टेम्परेरी टीथ का, तो आंसर कितना दोगे? 20 दोगे। अब देखो डेंटल फार्मूला ऑफ मिलक टीथ, तो एक जा को पकड़ो, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो 5 टीथ इधर है और 5 ही टीथ इधर है। तो 5 कौन से बच गए यहाँ पे? 2 इंसिसर्स हैं, 1 कनाइन है, परिमोलर्स आए नहीं है हमारे अभी तक, और मोलर्स की संख्या कितनी है? 2। इसी को 2 बार लिख दो, तो ये क्या बन गया आपका? डेंटल फार्मूला ऑफ मिलक टीथ। क्या बन गया है? डेंटल फार्मूला ऑफ मिलक टीथ। अब देखो इनका काम क्या है? इंसिसर्स, जब आप हंसते हो, जब आप हंसते हो तो कौन से आपके टीथ दिखाई देते हैं? इंसिसर्स दिखाई देते हैं। और छोटे होते थे स्कूल के अंदर क्या करते थे? टूथपेस्ट नहीं करके जाते थे तो मास्टर जी क्या कहते थे? दांत दिखाओ। और जो दांत दिखाते थे वो कौन से दिखाते थे? इंसिसर्स। इसी को हम कहते हैं लाफिंग टीथ। हंसते हुए जो दांत दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं? आपके लाफिंग टीथ। ये कनाइन क्या है? कनाइन ओएस चिप्स कुरकुरे जो आप पैकेट लेते हो, तो वो जब आप फाड़ोगे तो किस दांत से फाड़ोगे? ऐसे करके या फिर ऐसे करके? इसको कहते हैं टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ मतलब जो कुछ हमें चीज फाड़नी है माउथ से, तो हम किसका यूज करेंगे? कनाइन का। अब ये परिमोलर और मोलर क्या है? अब याद रखो, परिमोलर का क्या काम होता है? ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब
जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं हमारे फूड के, उनको ये पीस देता है, ग्रिड कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस मोलर का भी काम क्या है? ग्रेडिंग प्लस मिक्सिंग, ग्रेडिंग प्लस मिक्सिंग, ग्रेडिंग इससे का भोजन को और साथ में मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होगी? यहाँ पे सलाइवा होगी भाई आपकी, सलाइवा। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। मैं सलाइवा कहाँ से निकलेगी, ग्लैंड से निकलेगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अब याद रखना, हंसते हो तो आपके दांत कौन से दिखाई देंगे? इंसिसर्स। कोई भी चीज अगर फाड़ रहे हो तो टीथ, और ये कनाइन हमारे सबसे शार्प टीथ होते हैं, ये याद रखना भाई, शार्प टीथ, तीखे दांत बोलते हैं जिनको, है ना। और ये कार्निवरस एनिमल्स के अंदर संख्या ज्यादा होती है। कार्निवरस कौन से एनिमल्स होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो सारे कार्निवरस होते हैं। लॉयन, कैट, डॉग्स, देखना उनके तीखे दांत होते हैं ज्यादा, वो उनकी क्या है? कनाइन है। परिमोलर का काम होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है कि जैसे हम भोजन खाते हैं तो उसको माउथ के अंदर क्या करते हैं? चबाते हैं। चबाने का मतलब क्या है? उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ परिमोलर्स और मोलर्स। अब देखो, इंसिसर्स को कटिंग टीथ भी बोल देते हैं, कटिंग। ये टीयरिंग है। कटिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज कट करना। जैसे हम कैरेट खाते थे, कैसे खाएंगे? ऐसे ऐसे करके खाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको कट कर रहे हैं। तो किससे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ इंसिसर्स। तो आपको टेम्परेरी टीथ भी समझ आया होगा और टाइप्स ऑफ टीथ भी समझ आ गया होगा। अब आपको मैं लेके चलता हूँ परमानेंट टीथ पे। किस पे लेके चलता हूँ? परमानेंट टीथ क्या होते हैं, उनका फार्मूला कैसे बनेगा, संख्या कितनी होती है, कौन कौन से दांत जो एक ही बार आते हैं हमारे, तो आज ये कर लेते हैं। कल हम स्ट्रक्चर देखेंगे टीथ का, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कितने पार्ट्स होते हैं टीथ के, अंदर के पार्ट कितने हैं, बाहर के पार्ट कितने हैं, कैसे हमारे टीथ खराब होते हैं। अगर खराब हो गया, टूट गया, तो जो नया दांत बनेगा वो आर्टिफिशियल बनेगा, तो वो किस चीज का बनेगा, और कैविटी होना क्या कारण है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम देखते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ सभी को पता है कि अब जो हमारे टीथ है वो कितने हैं? 32 इस एज में 32। तो सेम वही है, एक जा ऊपर होता है और एक जा नीचे होता है। ऊपर वाले जा को हम मैक्सिलरी जा कहते हैं और नीचे वाले जा को मैंडिबल जा कहते हैं। तो 16 टीथ ऊपर होंगे और 16 ही टीथ हमारे क्या होंगे? नीचे वाले जा के अंदर होंगे। सेम वही है, 4 इंसिसर्स होंगे पहले, एक यहाँ पे कनाइन होगा और एक यहाँ पे भी कनाइन होगा। ये इंसिसर्स है, ये कनाइन है, ये कनाइन है। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? 2 होंगे परिमोलर। क्यों? क्या होंगे यहाँ पे? 2 होंगे परिमोलर और 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आपके मोलर हो जाएंगे। 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आपके मोलर हो जाएंगे। आएगा समझ? ये 2 आपके क्या है? ये 2 आपके परिमोलर हैं, 2 आपके परिमोलर है और ये 3 क्या है? मोलर है। काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब देखो एक जा की बात कर देता हूं मैं। इंसिसर्स कितने हैं ऊपर? 4। कनाइन कितने हैं? 2। परिमोलर कितने हैं जी? 4। और मोलर कितने हैं जी? 6। ये टोटल कितने हुए आपके? 16। कितने हुए? 16। नेम सेम फंडा नीचे का है, सेम 4 1 1 2 2 3 3। अब याद रखना, एक बार इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ। एक वाले जा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो इस तरफ जो आपके इंसिसर्स है कितने बच गए? 2। कनाइन कितना बच गया? 1। परिमोलर्स कितने हैं? 2। मोलर्स कितने हैं? 3। और इसी को 2 बार लिख दो। तो ये डेंटल फार्मूला किसका बना? डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ। आएगा समझना तब भाई? डेंटल फार्मूला परमानेंट टीथ क्या करना भाई? आपको पता है कि इंसिसर्स कितने हैं, कनाइन कितने हैं, प्रेमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं। एक जा को 2 डिवाइड्स में पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 8 इस तरफ है और 8 है इस तरफ है। काउंट कर दो, 2 3 3 6 2 8 8 16। तो डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट का पूछे 2 1 2 3। तो डेंटल फार्मूला ऑफ टेम्परेरी टीथ का पूछे 2 1 0 2 2 1 0 2। अब याद रखना है
कि एक लाइफ के अंदर कौन कौन से वो टीथ हैं जो एक ही बार आए हैं। वो एक तो है आपके प्रीमोलर, देखो भाई प्रीमोलर हमारे टेम्परेरी टीथ के अंदर नहीं थे, तभी हमने क्या लिखा था 0। अब 4 तो ऊपर थे और 4 ही नीचे थे, तो ये टोटल कितने हुए 8। तो लाइफ के अंदर 8 प्रीमोलर्स एक ही बार आए हैं और 2 ऊपर और 2 नीचे, तो कितने हो गए 4 भी मोलर एक ही बार आए हैं, मोलर 4, क्योंकि 8 तो पहले थे। अब इनकी संख्या कितनी है मोलर्स की 3 और 3 6 नीचे 12, लेकिन टेम्परेरी टीथ में कितने थे 8 थे, तो संख्या कितनी बढ़ गई 8 और 4 12, तो 20 में हमने 12 जोड़ दिए तो कितनी संख्या होगी 32। अब याद रखना लाइफ में ऐसे कौन से टीथ हैं जो एक ही बार आते हैं, आंसर क्या देना आपने प्रीमोलर, क्या देना प्रीमोलर। अब ये क्या है जी मोलर, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप, ये वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या कह रहा हूं भाई, जो हमारे शरीर में हो या ना हो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखो कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक बार वेस्टिजियल ऑर्गन भाई उनका पहले यूज होता था, आज हमारा यूज नहीं रहा उन चीजों का। देखो एक तो है जो वुजडम टूथ है, वुजडम टूथ, वुजडम टूथ कौन सी है ये वाले, जो ये 4 मोलर्स आए हैं उसी को हम कहते हैं वुजडम टूथ। 20 प्लस एज के बाद ये दांत आने हमारे शुरू हो जाते हैं, तो ये वुजडम टूथ थे जो 4 जो मोलर आए थे किसमें परमानेंट में, तो ये भी आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक आपकी टेल बोन, पहले हम आदिमानव हुआ करते थे, आपको भी पता था ह्यूमंस के भी क्या टेल, वो धीरे धीरे क्या हो चुका था, खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये टेल बोन आज भी है। ईयर पिना या ईयर मसल्स, ईयर मसल्स, ईयर मसल्स जिसको आप ईयर पिना भी बोल देते हैं, ये वाला अगर ये ना हो तो भी क्या हो जाएगा काम चलेगा, तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आता है हमारा। एक होता है हमारा जी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स एक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है अपेंडिक्स। इसका भी काम पहले हुआ करता था जब आदिमानव हुआ करते थे, तो इंसान कच्चा खाना खाता था, है ना, घास खा जाता था, कच्चे फल खाता था। आज जो हम फूड खा रहे हैं ये कैसे पका के खा रहे हैं, तो आज इस अपेंडिक्स का कोई भी काम नहीं है। और लास्ट है जो आपके हैं हेयर, हेयर ये भी हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो अब याद रखना कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो 4 ये विजडम टूथ है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन में है। टेल बोन, ईयर मसल्स या पिना जो बार वाला ये दिखाई दे रहा है, ये अपेंडिक्स जो लार्ज पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है हमारा, और हेयर जो हेयर है, हेयर हो या ना हो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दोबारा बता देता हूं मैं, टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। हमने आज बात करी टेम्परेरी टीथ के बारे में और परमानेंट टीथ के बारे में, टाइप्स के बारे में बात की बेटे, हमारे टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। कल हम स्ट्रक्चर बनाएंगे टीथ का, कितने पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट को क्या कहते हैं, इनर पार्ट्स को क्या कहते हैं, कैसे कैविटी का कार्ड बनता है, और उसके बाद टंग करवा देंगे, उसके बाद आपको सलाइवरी ग्लैंड करवा देंगे, तो आपका माउथ कैविटी क्या हो जाएगा कंप्लीट करवा हो जाएगा। तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके 3 से 4 पार्ट बनेंगे। अगर आज का ये साइंस का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।